प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज मैं क्लास 11th का एक नए वीडियो के साथ में, जिस टॉपिक का नाम है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब जो अभी तक हम पढ़ लेते एडिशन के 2 या 3 लॉज, पहले पॉलीगन हो गया और या फिर ट्रायंगल हो गया या फिर पैरेललोग्राम लॉ हो गया, उसका रियल में प्रैक्टिकल अप्रोच क्या था, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, वो आज हमारे पास एनालिटिकल ट्रीटमेंट था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बोला था आपको, वेक्टर को ऐड करने की कंडीशन बताई थी, जिसमें था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें क्या था कि 2 वेक्टर का हेड और टेल को मैच करा करके पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल को हम कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से एडिशन होगा, उसमें एक रिजल्टेंट मिलेगा। वो रिजल्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, पहले पोजीशन वेक्टर का टेल और तीसरे वेक्टर का टेल अगर मैच कर रहा है और या फिर के साथ साथ या फिर नहीं के साथ साथ अगर दूसरे वेक्टर का हेड और तीसरे वेक्टर का हेड मैच कर रहा है तो जो वो तीसरा वेक्टर होगा वो क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट उस पे था, है ना। और उसमें हमने क्या था कि r इक्वल्स टू ए प्लस ऑफ बी कर दिया था, तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, सर r इक्वल्स टू ए प्लस बी कैसे हो सकता है, ये तो इतना बड़ा दिख रहा है ये दोनों के सम। और कुछ लोग इसमें ये भी लॉजिक देते हैं कि सर ट्रायंगल तो जो होता है 2 साइड के सम, 2 साइड का सम जो होता है वो बड़ा होता है थर्ड साइड से, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, यहाँ तो छोटा हो रहा है तो इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है वो वेक्टर की बात कर रहा है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है, उसमें वो वेक्टर की बात करता है और हम सोचते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में, तो कभी गलत नहीं, कभी तो हमेशा गलत होगा, वो सिर्फ वेक्टर के केस में है, ठीक है। और आज जो हमारा ये वाला जो कंफ्यूजन था कि ये वाला साइड बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, इसके लिए जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है उसके लिए हम किसको यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट। अब आज सारा डाउट्स क्लियर होना है रिगार्डिंग इस पे। फिर दूसरी कंडीशन ये थी, मैंने कहा था पैरेललोग्राम लॉ कब बनेगा। पैरेललोग्राम लॉ को बनने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि दोनों कोइनिशियल वेक्टर होना चाहिए। कोइनिशियल वेक्टर के बाद हमने उसको पैरेलल शिफ्ट करके पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम बनाने के बाद उसका जो डायगोनल था, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल था वही डायगोनल उसका रिजल्टेंट बनेगा। मतलब मेन जो लॉ है वो है आपके पास, मेन लॉ कौन सा है, मेन लॉ है आपके पास ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम पे नहीं है, पैरेललोग्राम हमने ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रखा है, तो मतलब मेन लॉ जो है वो कौन सा है, ट्रायंगल लॉ। दोनों एक ही हैं, बस उसमें सिर्फ क्या है कि वेक्टर का फर्क है। दोनों कोइनिशियल एक ही पॉइंट से अगर स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो तब इसका मतलब वो कहाँ से हो गया, एक पॉइंट से हो गया। मतलब दैट इज इफ द बोथ द वेक्टर्स आर कोइनिशियल, दैट इज दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई द पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम इज लॉ इज नथिंग बट ओनली द लॉ ऑफ द ट्रायंगल ओनली, ठीक है। पैरेललोग्राम का जो लॉ है वो केवल ट्रायंगल का ही लॉ है और कोई दूसरा नहीं है। तो उसमें कैसे पता चलेगा सर पैरेललोग्राम लग रहा है ट्रायंगल लग रहा है, उसके लिए हमने क्या किया था, जो पैरेललोग्राम को ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, उसके लिए हमने उस साइड को बिना मैग्नीट्यूड बिना डायरेक्शन को चेंज किए शिफ्ट किया और उसको पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश की, और जिससे हमें पास क्या होगा कि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल किसी भी ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या लगा दिया, ट्रायंगल लॉ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद था एक पॉलीगन का। एक पॉलीगन का लॉ क्या था, पॉलीगन में हमारे बहुत सारे वेक्टर थे और उन सब सारे वेक्टर के सम के उसका इक्वल आ रहा था। वो बाय मैग्नीट्यूड नहीं था, वो केवल वेक्टर डायरेक्शन के साथ में था। बाय मैग्नीट्यूड उसकी कंडीशन आपकी फिर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, फिर इसी के हिसाब से बनता चला जाएगा। तो आज का लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब जो हमें रियलाइज करना है, जो हमें न्यूमेरिकल में लगाना है, वो यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। हाँ बच्चों, इससे पहले मैं लेक्चर को स्टार्ट करूँ एक बात बता दूं आपको, इसमें आपको 2-3 चीजों को बहुत ध्यान में रखना है। पहला, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं कौन सा एंगल लेना है। दूसरा है हाउ टू आइडेंटिफाई द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरा है अल्फा क्या है, थीटा क्या है और अल्फा क्या है। ये 2-3 चीज़ों को आप एकदम से दिमाग में रख लेना। मैं कोशिश करूंगा पूरे मिनट को इसको क्लियर करूं, लेकिन फिर भी आप उसको फिर भी कोई अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कि सर ये वाला टॉपिक हमारे पास समझ में नहीं आया, आप फिर से प्लीज़ उसको रिपीट कर दीजिएगा, तो मैं फिर आपके लिए उसको दोबारा एक नया वीडियो के साथ में फिर से हाजिर हो जाऊँगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर लेक्चर पसंद आ रहे हों तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके चलो अब मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। ये है वेक्टर एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर। सपोज दैट
टू वेक्टर्स, ये कह रहा है टू वेक्टर्स हैविंग ए एंड बी, ए एंड बी, दो वेक्टर ए और बी कनेक्टेड है, दो वेक्टर ए और बी को हमने मेक्स एन एंगल थीटा, वो कितना बना रहे हैं, मेक्स एन एंगल थीटा, वो कितने का एंगल बना रहे हैं, थीटा का एंगल बना रहे हैं। दो वेक्टर जो एक दूसरे के बीच में कितने का एंगल बना रहे हैं, थीटा का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब इनको भैया कनेक्ट करना पड़ेगा, तो तब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा एंड उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी। ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, डेरिवेशन में भी आ सकता है, ठीक है। अब क्या बचा इसका, टू वेक्टर्स ए एंड बी मेक्स एन एंगल थीटा एंड देन फाइंड the direction as well as magnitude, the direction as well as magnitude. Two vectors a and b makes an angle theta, find the direction as well as the magnitude of a resultant vector. टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर हैं ए और बी के बीच में थीटा का एंगल है और दोनों, तब हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कह दिया मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर आप कहीं क्वेश्चन में इसने कह दिया कि वेक्टर निकालना है तो मतलब आपको डायरेक्शन बहुत जरूरी है, बिना डायरेक्शन के कुछ भी नहीं हो सकता है, आप इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपके पास एक वेक्टर था ए, चलो मैं इसको कलरफुल बनाता हूं आपके लिए। एक वेक्टर था ए, ये वेक्टर है ए, ये ए वेक्टर बना, ये ए वेक्टर बना, थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, ओके, ये बड़ा सा मैंने ए वेक्टर बना दिया, इसको मैंने क्या बना दिया, ए वेक्टर, ये हो गया मेरे पास ए वेक्टर, ठीक है। और बी वेक्टर बना, बी वाले वेक्टर को ये बना मेरे पास बी वेक्टर, ये बना बी वेक्टर, ये कलरफुल, ये एक बी वेक्टर के बीच है ना, ये मेरे पास बन गया बी वेक्टर, ये इसका हेड और टेल था और यहाँ पे मैं इसका हेड और टेल बनाता हूँ इसमें, और ये हो गया मेरे पास बी वेक्टर। चलो मैं इसको ऊपर साइड में लिख दे रहा हूँ, अभी नीचे की मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे बी वेक्टर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये वाली जो कंडीशन थी, यहाँ पे इसका ये हेड और टेल, वेक्टर एडिशन क्लियर हो गया, ये हो गया हेड और टेल, ये पहले वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का हेड, है ना, ये मैच कर गया। अब इसके बाद इसका जो रिजल्टेंट है वो ये आ रहा है, ये आ रहा है रिजल्टेंट, ये आ गया आपके पास, ये रिजल्टेंट आ गया ये वाला। और रिजल्टेंट की कंडीशन को मैं फिर से समझा रहा हूं, ये हो गया रिजल्टेंट की कंडीशन, ये है ना। तो अब इसमें क्या हो गया कि इसका जो ये वाला जो टेल था ये आपस में मैच कर गया, ये देखो ये। अब मैं आपको रिजल्टेंट की कहानी फिर से बता रहा हूँ, रिजल्टेंट की कहानी क्या हो रही थी, रिजल्टेंट की कहानी ये हो रही थी, पहला वेक्टर का टेल दूसरा वेक्टर का हेड और हेड मैच कर रहा है, पहला वेक्टर का टेल और तीसरे वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का हेड मैच कर रहा है, तो ट्रायंगल लॉ लगना है, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, है ना। तो रिजल्टेंट ये बचेगा आपके पास आर वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर बचा, आर वेक्टर, ओके, ये आपके पास आर वेक्टर बन गया, ये कौन सा वेक्टर हो गया, आर वेक्टर हो गया, ठीक। अब इसमें अब इसके बाद आता है कि थीटा कौन सा होगा, है ना। दो एंगल के बीच, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, ये कह रहा है यहां से मैंने इसको प्रोड्यूस किया ये, और यहां से मैं इसको प्रोड्यूस कर दूंगा, ये कोई वेक्टर नहीं है, ये कोई वेक्टर नहीं है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब इसको मैंने अपने ये ऐसे प्रोड्यूस किया इधर और इसको मैंने इधर प्रोड्यूस किया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। थीटा एंगल ये वाला है, थीटा एंगल ये वाला थीटा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, मतलब इसका कहने का मतलब यह है, ये स्केल होप दैट आपको दिख रही होगी, ये ऐसे जा रहा था, इसको ऐसे मोड़ना पड़ा,
ये ऐसे जा रहा था, इसको यहाँ तक पहुंचा तो इसको इतना मोड़ना पड़ा, तो ये दो, तब ये दोनों बीच के एंगल कितना है 90 डिग्री। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये वाला 90 होगा, नहीं ये वाला थीटा नहीं होगा, थीटा यही वाला होगा। ध्यान रखना ये ऐसे गया इधर की तरफ मुड़ा, ठीक है, तो थीटा इसको मत लेना। और वैसे दूसरा लॉजिक इसमें होता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से एंगल को मेजर करते हैं, इसकी वजह से ये वाला एंगल होता है, ठीक हो गया। तो और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका अल्फा है, यानी ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, ये वाला जो है वो क्या है, अल्फा है, ये वाला अल्फा है। अब आप अल्फा बीटा में सॉरी अल्फा और थीटा में बिल्कुल भी कंफ्यूज न रहें। अल्फा हमेशा रिजल्टेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और थीटा हमेशा दो वेक्टर के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? चलो, होप दैट समझ में आ गया होगा। अब हम इसको चलते हैं ये वाली जो कंडीशन है, अब हमने इसको रिजॉल्व किया, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये बनेगा, इसको सीधे खड़े करेंगे तो ये बनेगा। अब इसमें से एक कंडीशन होती है कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ, यहाँ पे जो साइन थीटा इक्वल्स टू कितने में जा, तो ये वाला कितना हो गया आपके पास, बी कॉस थीटा। ये क्या हो गया, बी कॉस थीटा। इधर वाला क्या क्या बना आपके पास, बी कॉस थीटा। और ये वाला क्या बनेगा, ये वाला आपके पास क्या बनेगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ये वाला क्या बन रहा है आपके पास, बी साइन थीटा बन रहा है, ठीक हो गया। क्या बन रहा है, बी साइन थीटा, एक मैग्नीट्यूड और एक दिस। अब मैं इसको नेमिंग करूं, इसका नाम दे दूं ओ, इसका नाम दे दूं ए, इसका नाम दे दूं बी, इसका नाम दे दूं सी, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो हम ये कर सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू ए सी अपॉन ऑफ बी, और दिस इम्प्लाई दैट ए सी इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, ये ले लिया। और दूसरे में कर सकते हैं इसके साइन थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ऑफ बी, और दिस इम्प्लाई दैट बी सी इक्वल्स टू कितना हो गया, बी सी इक्वल्स टू बी साइन थीटा। ये आपके दो कंडीशन आ गई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के केसेस में सॉल्व कर रखा है। अब बच्चों आप देखें, इन ट्रायंगल ओ सी बी, आप ट्रायंगल पकड़ा है ओ सी बी, है ना, मतलब इसमें ये पूरा का पूरा ये वाला ट्रायंगल हो गया है, कौन सा, यहां से ये आया और ये है आपके पास O, ये बचेगा आपके पास C और ये बचेगा आपके पास B, ये पूरा ट्रायंगल हो गया, है ना। अब इसमें OC क्या मिला आपको, अब मैं यहाँ पे OC की बात कर रहा हूं तो कितना हो गया, OC इक्वल्स टू कौन सा, OC इक्वल्स टू A प्लस यानी OC को मैं ऐसे लिख दूं OA प्लस ऑफ AC, तो इसका मतलब हो गया A प्लस बी कॉस थीटा, ये किसकी वैल्यू होगी, OC की। मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है, मैंने ऊपर साइन नहीं लगा रखा है, ठीक है। और ऐसे ही BC कितना हो गया, BC हो गया आपके पास B साइन थीटा, कितना हो गया BC। और OB कितना हो गया, OB हो गया हमारे पास R। अब देखिए OC है A प्लस बी कॉस थीटा, और BC है B साइन थीटा, और OB है R cos थीटा। अब इसमें देखें इन ट्रायंगल नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको प्रूव कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल तो है ही है, तो ये किससे बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये कंडीशन बनेगा। अब क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम में इसमें बचेगा आपके पास OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर, ये हो गया OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब याद रखें OB स्क्वायर की वैल्यू होगी R स्क्वायर इक्वल्स टू OC की होगी A प्लस ऑफ B cos थीटा का होल स्क्वायर, एंड प्लस ऑफ BC की वैल्यू होगी आपके पास B साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बच गया। और इक्वल्स टू, अब ये कितना हो गया यहाँ पे A स्क्वायर प्लस ऑफ B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड प्लस 2AB cos थीटा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मैं करूँगा तो प्लस B साइन स्क्वायर
थीटा, यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है इसमें। बी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ऑफ कितना हो गया, 2ab कॉस थीटा हो गया। अब इसमें देखो ए स्क्वायर ये बचेगा, बी स्क्वायर यहाँ से आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू प्लस ऑफ 2ab कॉस थीटा। कितना हो गया, 2ab cos थीटा। अब तो ये क्या हो गया, दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab cos थीटा। कितना हो गया, 2ab cos थीटा। अभी कितना हो जाएगा, सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया। तो अब हमारे पास जो हम यूज करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा, ये आपके पास रियल में फॉर्मूला आ गया। यही है एनालिटिकल ट्रीटमेंट, ये रियल में एंगल आ गया। क्या है आपके पास, r इक्वल्स टू अगर मैं इसको ऐसे करूं, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a। देखो प्लस माइनस हो सकता था, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिख रहा हूं। अब 10 r इक्वल्स टू 10 r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपके पास इसका रिजल्टेंट आ चुका है ना। ये क्या आ गया, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का क्या आ गया, ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्शन की। किसकी, डायरेक्शन के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन तो चाहिए, बिना उसके तो होगा ही नहीं, है ना। ये आ गया इसका आपका डायरेक्शन, ये आपका बच गया डायरेक्शन। ये आ गया आपके पास डायरेक्शन। देखो बच्चों, बहुत बहुत प्यारा टॉपिक था ये, बहुत प्यारा टॉपिक था। अब इसको हम एक उससे और डायरेक्शन की बात करने जा रहा हूँ, जो लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, एन ट्रायंगल, इसी में देखो एन ट्रायंगल, यहाँ पे अगर मैं इसको एक ट्रायंगल बनाऊँ, फिर से मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया, ये बना आपके पास, ये एक ट्रायंगल हो गया इधर और एक इधर, ये हो गया, सॉरी ये ट्रायंगल उल्टा था ना, इस डायरेक्शन में बना था हमारे पास, ये बना और ये बना। ये था अल्फा, ये था बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, ये था आपके पास बी साइन थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा, और ये हो गया आपके पास ए प्लस ऑफ बी कॉस थीटा। ये हो गया, एक हो गया बी साइन थीटा, एक हो गया ए प्लस ऑफ बी कॉस थीटा। अब इसमें देखिए टेन अल्फा इक्वल्स टू थीटा का मतलब डायरेक्शन का मतलब टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, बी साइन थीटा अपॉन ऑफ ए प्लस ऑफ बी कॉस थीटा। अब आपको डायरेक्शन वाला टेन थीटा नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, थीटा। सॉरी, यहाँ पे मैं अल्फा करूंगा, इसको थीटा नहीं करूंगा, ये अल्फा कर दूंगा। तो अल्फा इक्वल्स टू ये इधर चला जाता है तो टेन इनवर्स हो जाता है, तो बचेगा आपके पास बी साइन थीटा अपॉन ऑफ बी ए प्लस ऑफ बी कॉस थीटा। ये आपके पास इसके लिए कंडीशन आ गई। ये क्या है इसके पास, इसका डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें 10 रिजल्टेंट इक्वल्स टू 10 मैग्नीट्यूड ऑफ आर, रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab कॉस थीटा। ये हो गया, आर इक्वल्स टू कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा। और एक दूसरा हो गया एंड डायरेक्शन की बात आ गई, एंड डायरेक्शन की बात आ रही है किसकी, यहाँ पे रिजल्टेंट की बात आई तो ये बना, यहाँ पे डायरेक्शन की बात आ रही है, तो ये बचेगा अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ऑफ ए प्लस ऑफ बी कॉस थीटा। ये आ गया आपके पास। ओवरऑल ये आपके पास दोनों एंगल की का रिजल्टेंट भी आ चुका है, और प्लस आपका डायरेक्शन भी निकल चुका है। अब किसी भी वेक्टर में अगर ये बात कहें तो बिना डायरेक्शन के आप इसको मत निकालना, डायरेक्शन बहुत कंपलसरी है,
देखो बिना डायरेक्शन के वेक्टर नहीं है, ये आप ध्यान रखना है इस चीज को। बिना डायरेक्शन के वेक्टर का कोई औचित्य नहीं है। ठीक बच्चों, ये आपके पास इसका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, विजिबिलिटी नहीं होगी तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तो इसको आप आराम से देख के कर सकते हैं। तब तक वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लें, बोर्ड के लिए बहुत अच्छे हैं, एनसीईआरटी पूरे फोकस्ड है। और अगर देखा जाए तो ये वाला जो डेरिवेशन था वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि इसी पे सब कुछ काम कर रहा है। यहाँ पे अब आपका वो कंफ्यूजन दूर हो गया। अब आप करेंगे तो हमेशा इसका जो मैग्नीट्यूड जो आर होगा इसके इक्वल आएगा, बल्कि ए प्लस बी के इक्वल नहीं आएगा। ए प्लस बी तब होगा जब वो वेक्टर के केस में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और न्यूमेरिकल वैल्यूज में क्या होगी उसके पास, हमें ये कंडीशन आपको निकालनी होगी, दैट इज रिजल्टेंट का वेक्टर। बच्चों वीडियो को पॉज करके कॉपी करें और समझते हुए करें, देखते हुए करें। और जब तक आप इसको कॉपी कर रहे हैं, एक अंगुली से, हाथ के एक अंगुली से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को पुश करना मत भूलना। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, कब कब कौन कौन लगना है। हाँ, इस की पॉइंट्स में कब कौन सा फॉर्मूला कब लगना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला पॉइंट होगा, पहला कब लग रहा है, पहली कंडीशन, इफ वेक्टर vectors are given in the form of अगर हमें वेक्टर के फॉर्म में दिए गए हों, किसमें, आई जे और के कैप के फॉर्म में दिया गया, आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया गया हो, तो आप देन r वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर एन प्लस ऑफ बी वेक्टर। जब आपको ए वेक्टर आपको ए बी सी के आई जे के टर्म में दिया गया हो, तब आपको r इक्वल्स टू ए प्लस ऑफ बी यूज करना है। कौन सा यूज करना है, r इक्वल्स टू ए प्लस बी यूज करना है, इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है अगर दोनों आई जे के फॉर्म में दिया गया। कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट कल वाले वीडियो में इसके कुछ न्यूमेरिकल करूं ताकि आपको क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वेक्टर आपकी फिजिक्स की बैकबोन बनने वाली है और बिना इसके आपको फिजिक्स बिल्कुल जीरो हो जाएगी। दूसरा है, इफ वेक्टर्स आर गिवन इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, अगर ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया गया हो, जैसे आपको यहाँ पे दिया गया हो ए पॉइंट आपका 1 2 3 है और बी पॉइंट जो है वो आपका 4 5 6 है, और उसके बाद आपको दे दिया है कि फाइंड ए, तो ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अच्छा, आपको फाइंड ए भी करना है, मतलब ए भी इसका रिजल्टेंट बना, ए भी क्या बना, इसका रिजल्टेंट बना। अब वो कैसे, देखो अब हम क्या करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, ये वाला इधर 1 2 3 हो गया, चलो यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 और 3 बचा, ठीक है, ये इधर हो गया। और दूसरी कंडीशन हो गई बी, 4 5 6 है, 4 5 6 है, मान के चलो ये 4 5 और 6 है, ये 4 5 एंड 6 है यहाँ पर, ठीक है, 4 5 एंड 6, तो ये आपका बी हो गया। तो इस कंडीशन में आपको जब r निकालना है, तो यहाँ पर r आपको जब भी निकालना है, फॉर फाइंडिंग फाइंडिंग ऑफ r के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको ए बी निकालना है, ए बी वेक्टर, तो आपको करना होगा ओ बी माइनस ऑफ ओ ए, लेकिन फिर इसके साथ में आई जे के भी लिख देंगे आप, ठीक है। और अगर आपको बी ए निकालना है और
आपको बी ए वैक्टर निकालने हैं तो आप इक्वल्स टू ओ ए माइनस ऑफ ओ बी वैक्टर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके ये चीज़ आ जाएगी, आपके जो रिजल्टेंट आर निकालना होगा तो यानी ए बी और बी सी, लेकिन इसमें रिजल्टेंट वो नहीं बनेगा। मैंने इसके पहले वाले वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया था। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसमें डिस्प्लेसमेंट या तो आपका ओ बी बनेगा या तो आपका ओ ए बनेगा, ए बी डिस्प्लेसमेंट नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना, 2 पॉइंट दिए गए तो उसका वेक्टर निकालना है, तो उस वेक्टर के लिए हमें इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है। और तीसरी कंडीशन है जब हमें, अच्छा तीसरा कंडीशन है इफ अ वेक्टर इज गिवन, अगर एक वेक्टर गिवन है किस फॉर्म में, आई जे और के फॉर्म में। अगर एक वेक्टर गिवन है आई जे के और फॉर्म में और इसका मुझे रिजल्टेंट निकालना है, देन मैग्नीट्यूड निकालना है, देन मैग्नीट्यूड। आपको अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो अब इसमें क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू तब भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर करेंगे इफ अगर आर की वैल्यू आपके पास ए आई प्लस ऑफ बी जे एंड प्लस ऑफ सी के होगा तब। अगर आर की वैल्यू ए आई प्लस ऑफ इस टर्म में दिया गया तो तब इसका रिजल्टेंट ऐसे निकाल देंगे। ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ वेक्टर्स are given in magnitude form and direction is written। इसका मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन लिखी गई हो, ड्यू नॉर्थ जा रहा है, ड्यू ईस्ट जा रहा है, ड्यू साउथ जा रहा है, कुछ ऐसा कुछ लिखा गया है एंड डायरेक्शन इज रिटन, और डायरेक्शन लिखी गई है तो तब क्या कंडीशन होगी, तब उसके लिए हम इसको ये बताने जा रहे हैं। तब उसमें क्या होगा, अगर डायरेक्शन इज रिटन तब हमें क्या करना है कि r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा को यूज करना है, 2ab cos थीटा को यूज करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप मान के चलिए। अब आप कहेंगे सर उसने तो डायरेक्शन के लिए हमें कुछ कहा ही नहीं था। वो चाहे आपको डायरेक्शन निकालने के लिए कहे या ना कहे, आपको डायरेक्शन निकालना ही पड़ेगा, बिना उसके पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है। होप दैट लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और अगर लेक्चर समझ में आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मर्जी आपकी, करना है या नहीं करना है मर्जी आपकी। ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि अब मैं ये करो, और देन मैं फिर से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज योर विश, जैसे आपकी मर्जी। अदरवाइज और बेल आइकन को भी पुश करना मत भूलना, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे, और एक जो जितना टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा उसके बेसिस पे मैं आपको लेक्चर देते हुए जा रहा हूँ। ठीक है। टिल देन आपसे विदा लेते हुए आपके अपने सुरेंद्र सर, बागेश्वर अपेक्स स्टडी सेंटर से नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूँ कल। ओके, बाय बाय। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें।